देखिए भाई, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है बेसिक मैथमेटिक्स की। कि बेसिक मैथमेटिक्स ट्रेनिंग जो है फिजिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए देखिए ना, मतलब ऐसे देखिए कि न्यूटन फिजिसिस्ट था और उसने कैलकुलस को डेवलप किया। न्यूटन ने, गैलीलियो ने, है ना, इन लोगों ने जो है क्या नाम है कैलकुलस को डेवलप किया। तो इनको कुछ लगा होगा ना कि यार कि फिजिक्स पढ़ते हुए मैथमेटिक्स की नीड है, तभी तो इन्होंने डेवलप किया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पहला टॉपिक यहां पर शुरू करेंगे, हम वो शुरू करेंगे बच्चों फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन भी कवर अप करेंगे हम इसमें, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है ना, पीस वाइज फंक्शन मतलब मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और पॉलिनोमियल फंक्शन में हम क्यूबिक फंक्शन तक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्यूबिक फंक्शन तक हम डिस्कस करेंगे, तो अच्छा खासा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखते हैं, जरा शुरू करते हैं इसको। तो पहला टॉपिक मैं इसमें शुरू करता हूं अपना, दैट इज योर फंक्शन। तो फंक्शन है क्या चीज? व्हेन वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है ना, तो जो रिलेशन बनेगा उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, उस रिलेशन को मैं फंक्शन कहूंगा, है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं कि व्हेन वन क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन another quantity, then relation between variables, then relation between variables is called function. देन रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन, है ना। तो जो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता होगा, जो रिलेशन होगा, हम उसको जो है बच्चों फंक्शन कहेंगे, ठीक है। लिखते कैसे करके हैं, जैसे मान लेते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, तो हम इसको लिखेंगे कैसे करके, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x। पढ़ते कैसे हैं इसको, y इक्वल्स टू f ऑफ x या फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, इसको कुछ इस तरह पढ़ा जाता है। अच्छा ठीक है, फंक्शन के लिए जैसे एग्जांपल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के लिए सर्कल का एरिया डिफरेंट होगा, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस, है ना। तो यहां पर जो ए और आर के बीच में जो रिलेशन है, यहां पर हम इसी को फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। कि किस तरह ए आर पर डिपेंड करता है, किस तरह ए आर पर डिपेंड करता है, दैट इज द फंक्शन। तो किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होगा, हम उसको फंक्शन कहेंगे। हर फंक्शन का, हर मैथमेटिकल फंक्शन का एक ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनाया जा सकता है, और फंक्शन को समझने के लिए ग्राफ सबसे बेहतर तरीका है। फंक्शन को समझने के लिए ग्राफ सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है ना। तो हर फंक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के, हम ग्राफ से भी इसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स के जो भी फंक्शन आएंगे, है ना, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल का, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल तक पढ़ेंगे, क्यूबिक फंक्शन तक पढ़ेंगे हम लोग इसकी, ठीक है। तो ठीक है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक बात समझते हैं यहां पर, ठीक है ना। लिखेंगे कैसे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब होगा कि y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि y डिपेंड्स ऑन x। अब देखिए x
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कहानी क्या चीज है, इसको समझने के लिए हम फंक्शन के लिए एक और टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, एंड दैट टर्म इज डोमेन। क्या बेटा? डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन का मतलब क्या होता है बाजला? क्या होता है डोमेन का मतलब बेटा? वैल्यू ऑफ इनपुट्स, है ना? तो या फिर मैं इसको ऐसे कह दूं कि सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन, है ना? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। इनपुट कौन है यहां पर? एक्स की वैल्यूज जो आ रही हैं वो इनपुट्स हैं। जैसे जैसे यहां पर ये रेडियस है, तो अगर मैं यहां पर आर की वैल्यू कह दूं कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये 1, 2, 3, 4 ये जो आर की वैल्यूज आएंगी ये इनपुट्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अब ये वैल्यूज रखे, एरिया की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। एरिया की क्या वैल्यू निकल के आ गई? जैसे मैंने माना 1 रखा तो ये पाई मीटर स्क्वायर। जब मैंने 2 रखा तो कितनी आ गई बेटे तुम्हारे पास? ये 4 पाई मीटर स्क्वायर। जब मैंने 3 रखा तो 9 पाई मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया की वैल्यूज निकल करके आ रही है इनको कहेंगे हम आउटपुट्स। ये सब क्या है बेटे? आउटपुट्स। तो सेट ऑफ ऑल इनपुट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन। क्या सर कुछ ऐसे भी हैं जो फंक्शन जिनको एक्सेप्ट नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे होंगे। जैसे मैं यहां पे कह दूं कि रेडियस आर इक्वल्स टू -1। रेडियस नेगेटिव में होती ही नहीं है, भले ही वो तुमको एरिया की कुछ वैल्यू देगा लेकिन रेडियस नेगेटिव में नहीं होगी। रेडियस नेगेटिव में, है ना? मैं अभी डायरेक्शन वाइज बात नहीं कर रहा, है ना? तो रेडियस को नेगेटिव में नहीं लेंगे हम। जैसे आर इक्वल्स टू 0 तो रेडियस 0 भी नहीं होगी। अगर 0 रेडियस 0 एरिया देगी तुमको, है ना? तो हम इसको भी एक्सक्लूड करेंगे। अभी मैं डोमेन लिख के दिखाऊंगा इसकी तुम्हें, है ना? डोमेन या रेंज लिख करके दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसे इनपुट्स होंगे, कुछ ऐसे इनपुट्स होंगे जिनको फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं डोमेन की डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा कि सेट ऑफ all inputs, set of all inputs accepted by the function, accepted by the function is domain, is domain, है ना? तो सारे इनपुट्स के सेट, है ना? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन इज डोमेन। सुनो अब जरा एक बात और समझो। यहां पर मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं फंक्शन की, मैं रियल फंक्शन की बात कर रहा हूं। क्या की बात कर रहा हूं बेटे में, है ना? तो रियल फंक्शन मेरा तभी होगा, मैं रियल फंक्शन की बात कर रहा हूं तो मेरे इनपुट्स भी रियल होने चाहिए और मेरे आउटपुट्स भी रियल होने चाहिए, है ना? फंक्शन मेरा रियल होना चाहिए। इमेजिनरी फंक्शन की बात मैं नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात मैं नहीं कर रहा, रियल फंक्शन की बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैं मान लूं मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू √x+2, ये एक फंक्शन है। देखो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y √3 होगा, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y √4 होगा, x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y बराबर √5 बन जाएगा। तो अलग अलग x के लिए y की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये एक रिश्ता है इनके बीच में। तो ये इक्वेशन तुम्हारी क्या चीज है? एक फंक्शन है y और x के बीच में, है ना? लेकिन अगर तुम कोई यहां पर आए और कहे कि मैं x बराबर -3 रखना चाहता हूं, तो अगर तुम x बराबर -3 रखोगे तो यहां पर ये तुम्हारे पास बन जाएगा √-1, और √-1 आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आयोटा। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर लाइन पर नहीं आता ये रियल नंबर लाइन पर, तो एक तो रियल नंबर लाइन होती है तुम्हारी और उसके परपेंडिकुलर एक आर्गेंट प्लेन पे एक तुम्हारी इमेजिनरी क्या नाम है नंबर लाइन होती है। तो आयोटास के जो नंबर होते हैं वो आर्गेंट प्लेन पे इमेजिनरी नंबर लाइन पर आते हैं, लेकिन मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ रियल नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स आएंगे मुझे उनको क्या नाम है, मेरी अपनी इस एनालिसिस में मैं फंक्शन में अपनी रियल फंक्शन को ही रखूंगा। उन्हीं नंबर्स के आउटपुट या इनपुट को मैं कंसीडर करूंगा जो मेरे रियल नंबर लाइंस पर आ रहे हैं, जो मेरे रियल नंबर लाइंस पर आ रहे हैं। क्लियर है क्या नहीं?
बात मेरी समझ में आ रही है बेटे क्या नहीं? ठीक है ना? तो यहां पर आई देखिए -1 आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 होता है। अगर मैं यहां पर -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर ले लूं, आयोटा का स्क्वायर ले लूं, तो देखिए यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, अंडर आई स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो मतलब वाई का वैल्यू, आउटपुट का वैल्यू इमेजिनरी आ गया, आउटपुट का वैल्यू। सो यहां पर -3 इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन, सो -3 कैन नॉट बी अवर डोमेन। यहां पर -3 हमारा डोमेन नहीं हो सकता है ना, मेरी बात समझ रहे हैं क्या नहीं? तो -3 को यहां पर ये फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है क्या नहीं? तो डोमेन क्या चीज है, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन, विच आर एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन। क्लियर है क्या नहीं? बात समझ में आती है आपकी क्या नहीं? ठीक है। जैसे जैसे एक चीज और समझिए आप, तो ये मेरी डोमेन की बात होगी। क्या की बात होगी बेटा मेरा? ये डोमेन की बात होगी। ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं अपने फंक्शन के लिए डिफाइन, मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूं डोमेन और रेंज, अभी इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। सिर्फ तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, इनका मतलब क्या होता है, रेंज। अब रेंज देखिए, जैसे मैंने यही कहा तुमसे कि सर्किल का एरिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब तुम अलग अलग इनपुट्स को रख रहे हो, आर बराबर 1 2 3 ये तुम रख रहे हो इनपुट्स, तुम्हें अलग अलग ए की वैल्यूज मिलती जा रही है। तो आर की जो वैल्यूज रख रहे हो वो डोमेन्स हो गई, वो क्या हो गई, और आर की वैल्यू रख के जो तुम्हें आंसर मिल रहा है, ए की वैल्यूज मिल रही है, वो तुम्हारी रेंज हो जाएगी, तो तुम्हारी, है ना? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल possible outputs when we put a valid input है ना? तो जब हम एक वैलिड इनपुट रखें, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स जो होगा हमारा, वो रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वो हमारा रेंज कहलाएगा। मतलब जो भी आउटपुट्स आ रहा है निकल के, वो रेंज, और जो भी इनपुट्स रख रहे हैं वो डोमेन। अब सुनिए जरा यहां पर, जैसे एग्जांपल यही आपका एरिया ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, है ना? अब सुनिए जरा यहां पर, तो जितने भी इनपुट्स होंगे, इनपुट्स को कहा करेंगे, इनपुट्स डोमेन में से, तो डोमेन में जितने भी इनपुट्स होंगे उनको हम कहा करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहा करेंगे बेटे? इंडिपेंडेंट, है ना? तो इनपुट्स इन डोमेन या वेरिएबल्स इन डोमेन, वेरिएबल्स, हाँ, है ना? तो ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे बेटे? या फिर तुम्हारे डोमेन जो है तुम्हारी, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डोमेन क्या चीज है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आउटपुट है तुम्हारा, मतलब जो तुम्हारा रेंज है, रेंज कौन है बेटा? यहां पर ए की वैल्यूज जितनी होंगी वो सारी रेंज होंगी, तो ये तुम्हारे कहलाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाएंगे बेटे? डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? तो आउटपुट्स, जो आउटपुट वाला जो तुम्हारे पास फंक्शन में जो भी तुम्हारे पास वो लिखा हुआ है वेरिएबल, है ना, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर मुझे कभी भी ग्राफ बनाना होगा, क्या बनाना होगा बेटे? ग्राफ बनाना होगा। अगर मुझे कभी भी, मान लेते हैं मैं एरिया का और आर का ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे मान लेते हैं तो 2 डायमेंशन का ग्राफ है मेरा। अब सवाल ये है कि कहां एरिया रखेंगे, कहां, भाई यहां पर वेरिएबल कौन है? ए, और कौन है? आर। लेकिन सवाल यह है कि जो 2 लाइंस खींच दी मैंने, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो कहां आर को रखूं और कहां ए को रखूं? तो यह बात तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा जाएगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ए के, मतलब जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स को कहां रखोगे? आर पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर, और जो तुम्हारे पास रेंज के जो सेट ऑफ नंबर्स हैं वो कहां रखोगे बेटे तुम? वाई एक्सिस। क्लियर है क्या नहीं? बात समझ में आ रही है आपकी क्या नहीं? ठीक है ना? एक चीज और डिफाइन करते हैं हम इसके लिए, कोडोमेन। क्या डिफाइन करते हैं बेटा हम? कोडोमेन। तो देखिए कोडोमेन क्या होती है। अगर मान लेते हैं मैंने कोई इनवैलिड इनपुट रख दिया, क्या रख दिया मैंने? इनवैलिड इनपुट, लेकिन फंक्शन की वैल्यू वैलिड आ गई, फंक्शन की वैल्यू वैलिड आ गई। जैसे y बराबर
एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहां पर इनपुट रखा एक्स बराबर आयोटा, एक्स बराबर आयोटा। तो जब मैंने आयोटा रखा तो y बराबर एक्स बराबर आई है ना, तो आई का स्क्वायर, आई का, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। क्या होता है बेटे? तो आउटपुट क्या आ गया तुम्हारा? फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? -1, जो कि रियल नंबर है। अरे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक तुम्हारे नंबर्स हो गए ना रियल, है ना? तो ये तुम्हारा कैसा नंबर है बेटे? रियल नंबर है। मतलब तुमने इनवैलिड इनपुट के लिए आउटपुट तुम्हारा वैलिड आ गया। तो यहां पर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, सेट ऑफ इनपुट कुछ भी हो, वैलिड हो या इनवैलिड हो, डोमेन में हमारा हमने क्या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया था? हमारा इनपुट भी वैलिड होना चाहिए। डोमेन में हमारा क्या होना चाहिए? इनपुट भी वैलिड होना चाहिए। लेकिन जब कोडोमेन की बात करेंगे तो इनपुट वैलिड हो या इनवैलिड हो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स जो कि रियल नंबर हो, जो कि वो कोडोमेन कहलाएंगे। क्लियर है क्या? नहीं, वो क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? सेट ऑफ ऑल, तो मैं बस इसको यही लिख देता हूं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, सेट ऑफ। तो पॉसिबल आउटपुट्स का मतलब कैसा है बेटा? रियल। कैसा है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट्स। मतलब इनपुट का वैलिड या इनवैलिड होना यहां पर शर्त नहीं है। मैंने देखिए यहां पर इनवैलिड क्या नाम है, इनपुट को रखा, आयोटा को, इमेजिनरी को, लेकिन मुझे आउटपुट यहां पर -1 मिला है, जो कि मेरा रियल नंबर है। सो दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। इसको हम क्या कहेंगे बेटे? कोडोमेन कहेंगे इसको हम, ठीक है ना, अपने फंक्शन के लिए। अब देखिए ग्राफिकली कौन से फंक्शन एक्सेप्टेड होंगे, ये तो मैथमेटिकली बात हो गई। कैसी बात होगी बेटे? ये मैथमेटिकली बात होगी, है ना। अच्छा, ग्राफिकली जैसे मैं तुमको एक और फंक्शन का एग्जांपल दूं, जैसे मैं ये कहूं कि मान लेते हैं एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, और इस रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग है यहां पर, और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कुछ बंधा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ है। मैंने माना कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन x बराबर 0 है, मतलब यहां पर नेट फोर्स अभी इस टाइम पर ब्लॉक पर 0 है, सही है। और सरफेस तुम्हारी फ्रिक्शनलेस है। सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। अगर मैं यहां पर ये करता हूं कि इस ब्लॉक को मैं यहां से ड्रैग करता हूं और कुछ यहां तक लेकर के आता हूं इस ब्लॉक को, सही है, यहां से ड्रैग करके कुछ यहां तक लेकर के आता हूं मैं इस ब्लॉक को। क्लियर है क्या? नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया और यहां तक मैं इस ब्लॉक को लेकर के आया और मैंने इसको छोड़ दिया फिर, ठीक है। तो देखिए इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, तुम आगे आकर के पढ़ोगे जब मैं आपको एसएचएम वगैरह पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए देख लो, इसके जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है और इसकी जो इक्वेशन होती है a cos ओमेगा t। अगर यहां से यहां तक ये डिस्टेंस a है, तो देखिए यहां से मैंने शुरू किया है टाइम t बराबर 0। अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 रखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट a है। अगर मैं टाइम की वैल्यू कुछ बढ़ाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा चेंज हो रहा है। तो यहां पर क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट, बस मैं तुम्हें फंक्शन लिख के दिखा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, यहां पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, या डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। चेक करें सब लोग, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? है ना। तो मैंने तुम्हें कुछ ये फंक्शंस लिखने के तरीके बताए, है ना। मैथमेटिकली हमने थोड़ा सा फंक्शन को समझा, अभी थोड़ा ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। जरा समझिए बात को। ग्राफिकली हम किन फंक्शन को एक्सेप्ट करेंगे और किन फंक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा ग्राफ हो जिसमें एक इनपुट के लिए दो आउटपुट्स हो, एक इनपुट के लिए, वो ग्राफ मेरा एक्सेप्टेड नहीं है। वो ग्राफ मेरा एक्सेप्टेड, जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये ग्राफ मेरा बना हुआ है, अगर ये y है और ये कुछ x है और ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे करके बना हुआ है। अब वो कैसा भी हो सकता है, फिलहाल मैं ऐसे बना देता हूं, वो ग्राफ तुम्हारा कैसा भी हो सकता है। ये ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है ना, या फिर ग्राफ ऐसे करके बना हुआ था, ये यहां पे था ग्राफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अभी देखिए जरा यहां पर, देखिए
यहां पर एक इनपुट देखो, कौन है यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इकराम कौन है, एक्स इंडिपेंडेंट है ना, साहिल एक्स इंडिपेंडेंट और वाई, तो इनपुट कौन है आउटपुट कौन है यहां पर, अब तुम्हें ग्राफ देख के अंदाजा लगना चाहिए कौन इनपुट है, एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है ना, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए अभी एक्स क्या चीज है इनपुट और वाई क्या चीज है, तो एक्स पर जो सेट ऑफ नंबर आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ डोमेन को, वो तुम्हारा डोमेन्स होंगे, और वाई पर जो नंबर्स आएंगे तुम्हारे वो क्या होंगे, तुम्हारे रेंज होंगे, क्या होंगे तुम्हारे रेंज होंगे। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि देखिए, अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू मैंने माना ये x नॉट है, तो x नॉट पर फंक्शन का वैल्यू देखो, ग्राफ यहां पे कट कर रहा है ना, ऊपर P पॉइंट पर मान लेता हूं ग्राफ कट कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू यहां पर मैंने माना कि y1 है, और अगर ये सिमेट्रिक ग्राफ था तो यहां पर मैंने क्या माना -y1, तो एक ही पॉइंट पर दो पोजीशन हो गई इसकी, एक ही पॉइंट पर इसकी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल भाई एक इनपुट के लिए दो आउटपुट की वैल्यू अगर कोई ग्राफ दे रहा होगा तो वो ग्राफ फिजिकली फिट नहीं है, वो ग्राफ फिजिकली फिट, जैसे यहां पर देखो एक्स नॉट, तो एक वैल्यू यहां पर मान लो y1 और एक वैल्यू यहां पर मान लो y2, तो ये एक्स नॉट एक इनपुट हो गया, ये x है और ये y है, तो एक इनपुट के लिए ये ग्राफ कितनी वैल्यूज दे रहा है, कितने आउटपुट्स दे रहा है, दो आउटपुट्स दे रहा है, सो दीज ग्राफ्स आर नॉट फिजिकली फिट। तो जो ग्राफ तुम्हारे बेटे, इफ ग्राफ गिव्स टू आउटपुट्स फॉर वन इनपुट, those graphs or those functions are not physically accepted है ना, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या ये बात समझ में आती है बेटे आपके, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारे फिर फिजिकली एक्सेप्टेड नहीं होंगे, क्लियर है क्या नहीं, ठीक है, इस तरीके का कोई भी, तो ये ध्यान रखोगे हमेशा हर ग्राफ के लिए, ये ध्यान रखोगे हमेशा, हर जो है ग्राफ के लिए। अच्छा ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पे, हाँ मतलब फिजिक्स हम अपनी थ्योरी में इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको फिजिकल आर नॉट फिजिकली एक्सेप्टेड, ठीक है नहीं, है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट पे भी फेल हो जाएंगे, ये कहां फेल हो जाएंगे बेटे, ये अभी वो छोड़ते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट वगैरह, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वगैरह ये छोड़ते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है आपके बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है, फरमान ये बात समझ में आती है बच्चों आपकी, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा समझिए अब इस बात को थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं कुछ और ग्राफ के, थोड़ा सा और फंक्शन के बारे में देखते हैं, अगर मान लेता हूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है और ये फंक्शन ऑफ y बराबर fx था और ये x था, है ना, तो मतलब क्या हो गया कि y x का फंक्शन है, y x का, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, कोई भी जनरल ग्राफ है, मुझे नहीं पता किस चीज का ग्राफ है ना, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन रही होगी उसका, कोई भी जनरल ग्राफ है ये, और ये ग्राफ मैंने माना यहां से 0 से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है बेटे, 0 से शुरू हो रहा है ये ग्राफ हमारा, ठीक है ना, ये ग्राफ हमारा 0 से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है बेटे ग्राफ, 0 से। अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं, एक नया ग्राफ लेता हूं, मैं इसी में लिखता हूं कि y बराबर fx प्लस c, एक कांस्टेंट ऐड कर देता हूं और कह देता हूं जरा यहां पर अब इस ग्राफ को बनाओ, तो पूरे फंक्शन में आप c ऐड कर रहे हैं, ये देखना है कि हमने कांस्टेंट कहां ऐड किया है, इनपुट में ऐड किया है या आउटपुट में ऐड किया है, तो ये कहां ऐड है, आउटपुट में, ये आउटपुट में ऐड है, तो जब कोई भी तुम्हारा कांस्टेंट आउटपुट में ऐड होगा तो करोगे क्या, यहां पर वो तुम्हारा ग्राफ जितना कांस्टेंट है अगर पॉजिटिव है तो उतना ही ऊपर, और सेम ग्राफ का शेप चेंज नहीं होगा, ग्राफ का शेप बिल्कुल ऐसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ तुम्हारा, है ना, इसको कहेंगे वर्टिकल शिफ्टिंग, क्या कहेंगे इसको, वर्टिकल शिफ्टिंग, है ना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा y बराबर f ऑफ x प्लस c एंड x।
और अगर तुम्हारे पास ग्राफ y बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस सी है ना, तो इसको डाउनवर्ड ओरिजिन से नीचे ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, है ना, और सेम डिस्टेंस, ग्राफ का शेप चेंज नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, शेप साइज कुछ भी चेंज नहीं करना है ग्राफ का, है ना। तो यहां से डिस्टेंस ले लेंगे बेटे, है ना, ऐसे करके तुम्हारे ग्राफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है क्या नहीं। कब? जब y बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस सी है और x है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस तुम्हारी c बनेगी, ये डिस्टेंस तुम्हारी c बनेगी। क्लियर है क्या नहीं? क्लियर है क्या नहीं? अब अगर मैंने अभी तो मैंने ये आउटपुट में c को ऐड किया था या c को सब्ट्रैक्ट किया था, आउटपुट में किया था क्या नहीं किया था? अगर मैं इनपुट में करता हूं तब क्या बनेगा? अगर मैं इनपुट में करता हूं तब क्या बनेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में जब मैं वेव वाला चैप्टर शुरू करूंगा तो इस सब में ट्रेवलिंग वेव वगैरह ये सब पढ़ाऊंगा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारा, है ना, कि कब वेव क्या नाम है प्रोग्रेसिव वेव होगी, कब आगे जाएगी, कब पीछे शिफ्ट होगी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर तो देखिए, अगर कुछ ऐसा सीन है हमारे पास कि अगर ग्राफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए है, देखिए एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये था, y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये था। अगर अब मैंने इनपुट में से a को माइनस किया है, ये आउटपुट में नहीं है माइनस, ये कहां से है बेटे? इनपुट में। आउटपुट में कब होता है ये साहिल? आउटपुट में सर ये तब होता कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए होता, तब आप आउटपुट में ऐड करते। आपने एक्स में से माइनस किया है तो ये इनपुट में से आपने माइनस किया है। कहां से माइनस किया है बेटे? तो जब तुमने इनपुट से माइनस किया है तो देखिए, अब देखिए जरा इस वाले ग्राफ को कैसे खींचेंगे एक्स। मुझे एक बात बताओ, यहां पर इनपुट एक्स बराबर 0 पर 0 था, है ना। देखिए भाई ओरिजिन यहां से हो रहा है ना इसका, तो एक्स बराबर 0 पर इनपुट 0 था क्या नहीं था? ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये वाला फंक्शन इसका इनपुट कब 0 बनेगा? एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर, तो ये वाला ग्राफ कहां से शुरू होगा? अब देखिए ये वाला, देखिए इसके लिए इनपुट क्या बनेगा? एक्स की वैल्यू इस ग्राफ के लिए क्या आएगी? ये ग्राफ कब 0 बनेगा? एक्स माइनस इसका इनपुट कब 0 बनेगा? एक्स माइनस ए बराबर 0 रखें। अगर मैं एक्स बराबर माइनस ए बराबर जाएगा उधर हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर पॉजिटिव का ए, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ 0 से ना शुरू होकर के ग्राफ तुम्हारा ए से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा बेटे? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कहलाती है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। तुम्हें देखो ग्राफ देख के लगता है कि y बराबर एफ एक्स माइनस ए, कि ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, एक्स में से ए माइनस हो रहा है, ऐसा लगता है ये, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनपुट से ए माइनस होगा तो वो आगे की तरफ ए शिफ्ट होगा, है ना। देखिए ये ग्राफ हमारा यहां से क्या नाम है 0 से शुरू हो रहा था, इसका इनपुट एक्स बराबर 0 पर, यहां पर ही तो इसका 0 था ना। इसका इनपुट कब 0 बनेगा? एक्स माइनस ए बराबर 0, एक्स बराबर ए, है ना। तो ये यहां ए से ये ए आगे बढ़ जाएगा, ये ए इसका आगे बढ़ जाएगा, ये यहां से शिफ्ट होगा, शुरू होगा, है ना। मैं वेव लिखा करूंगा, ट्रेवलिंग वेव ऐसे करके, y बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, ऐसे लिखी जाएगी प्रोग्रेसिव, वहां पर वेव को मैं लिखूंगा। तब आपको मालूम होना चाहिए कि वीटी कहां कितना, ये देखिए ये क्या चीज है वीटी, ये डिस्टेंस ही तो है ना। अरे वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो ये कहां शिफ्ट हो रहा है तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये वेव कैसे शिफ्ट होगी, है ना। तो जब x माइनस है तो ये कहां शिफ्ट होगी? d डिस्टेंस आगे या vt डिस्टेंस आगे। और अगर इसी जगह पर अगर ये ऐसे करके हो जाए कि y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो ये देखिए इसका इनपुट कब 0 बनेगा? x प्लस ए बराबर 0, x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए, है ना। तो ये माइनस ए पर जाकर के शिफ्ट होगा, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे भाई तेरा एक बात बताओ, जब x की वैल्यू तुम a रखोगे तभी तो तुम्हारा आउटपुट 0 बनेगा। x बराबर a रखोगे तभी तो आउटपुट 0 बनेगा। जब फंक्शन यहां से शुरू हो रहा है, तुम्हारा फंक्शन तुम्हारा यहां से शुरू हो रहा है ना, तो x बराबर a पर ही तो तुम्हारा y का वैल्यू 0 हो रहा है। नहीं आ रही बात समझ में, है ना। अब जब इसके लिए तुम्हारा कब शुरू होगा? x बराबर माइनस ए, तो ग्राफ तुम्हारा यहां से शुरू हो जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? क्योंकि x बराबर जब a रखो, माइनस का a रखोगे तब तुम्हारा y का वैल्यू 0 बनेगा यहां पर। क्लियर है क्या नहीं? इनपुट तुम्हारा 0 होगा, वहां से तुम्हारा फंक्शन 0 निकल जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? तो ये तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग और वर्टिकल शिफ्टिंग, क्या ये बात समझ में आती है? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग और वर्टिकल शिफ्टिंग, क्या ये बात तुम्हारे समझ में आती है बच्चों? क्लियर है क्या नहीं?
ठीक है ना। अब मैं फंक्शन को एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, हालांकि अभी मुझे इसमें इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन की सारी चीजें पढ़ना है, लेकिन पहले मैं तुम्हें पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बता दूं, तब इवन, ऑड, मॉड्यूलस, लॉगरिथमिक, ये सब तब मैं तुम्हें जाकर के पढ़ाऊंगा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए जरा यहां पर, अब मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर। फंक्शन में मैं सबसे अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल्स फंक्शन। क्या पढ़ाऊंगा बेटा मैं? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एन एक्स पावर एन एफ ऑफ एक्स बराबर ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस, अब ऐसे टर्म साथ ही चली जाएंगी ये, है ना, एंड सो ऑन ए थ्री एक्स पावर थ्री प्लस ए टू एक्स पावर टू प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए नॉट। ये जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल फंक्शन की। कैसी इक्वेशन होती है? अगर यहां पर लीडिंग टर्म जीरो ना हो, लीडिंग टर्म कौन है यहां पर? ए एन। अगर ए एन जीरो ना हो यहां पर, लीडिंग टर्म डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, लीडिंग टर्म डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की एन है, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की। तो अगर लीडिंग टर्म यहां पर जीरो ना हो तो जो हाईएस्ट पावर, तो यहां पर जो ये हाईएस्ट पावर है, ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, है ना। इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा तुम्हारा बेटा? ये एन। क्या बन जाएगा बेटा? एन। क्लियर है कि नहीं? क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटे, है ना। तो देखिए, अब मैं यहां पर कुछ इसके केसेस देख रहा हूं। केस वन, अगर यहां पर मैं एन बराबर जीरो ले लूं, एन बराबर, अगर मैं एन बराबर जीरो लूंगा तो देखिए जरा यहां पर सारी टर्म्स, सारी चीजें ये खत्म हो जाएंगी। जहां जहां जो है क्या नाम है पावर है तुम्हारी, ये सब चीजें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। अगर मैं एन बराबर, मतलब पावर ही मैं खत्म कर रहा हूं, पावर में क्या कर रहा हूं बेटे? खरा, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ वहां पर ए नॉट बचेगा। क्या बचेगा मेरे पास यहां पर, है ना। मैं सिर्फ जो है, अब देखिए तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, तो फिर क्या बचेगा बेटा मेरे पास? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें कोई वेरिएबल आ रहा है? ए नॉट है, वेरिएबल कौन था यहां पर? एक्स। क्या इसमें कोई वेरिएबल आ रहा है? नहीं, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, इसमें तो कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है। जब इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो अगर मुझे यहां पर ग्राफ बनाना है, इसका क्या बनाना है मुझे बेटा? तो देखो जरा, मुझे किसका ग्राफ खींचना था? ये पॉलिनोमियल। जरा देखो इसमें कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट क्या नाम है वेरिएबल, इसमें देख के बताओ कौन इनपुट से कौन आउटपुट से। एक्स इनपुट है और एफ एक्स तुम्हारा आउटपुट है, या एफ एक्स को वाई कह दो, एफ एक्स को क्या कह दो? वाई। तो ये एक्स और वाई के बीच में ग्राफ खींच रहा है। तो यहां पर जरा बताओ, एन बराबर जब जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास? ये ए नॉट, है ना। तो ये तुम्हारा ए नॉट, और चूंकि कांस्टेंट है ना, तो ये तुम्हारा कहलाएगा, इसकी ये वैल्यू यहां पर ए नॉट है, और ये तुम्हारा कहलाएगा बेटे कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है नहीं? क्या बात समझ में आ रही है ना। मैंने एन बराबर जीरो लिखा तो ये 1 2 3 सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी ना, सिर्फ तुम्हारे पास यही तो बचेगा, है ना। सिर्फ तुम्हारे पास यही तो बचेगा। क्या नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? क्लियर है? अब देखो जरा यहां पर ए नॉट, अब देखो जरा यहां पर केस सेकंड देखिए जरा यहां पर, केस सेकंड देखिए। अगर मैं यहां पर एन बराबर वन ले लूं, एन बराबर वन ले लूं, है ना, तो मेरे पास यहां से बचेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए वन एक्स, क्या बचेगा? प्लस ए नॉट, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। सही है कि नहीं? ए वन एक्स प्लस, अब जरा इसको क्या नाम है गौर करते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर ए वन एक्स प्लस ए नॉट। जरा मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? सब बच्चे बताओ जरा, फरमान, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? कैसे देखेंगे डिग्री? वेरिएबल पे देखा करो हाईएस्ट पावर कितनी है,
तो वेरिएबल कौन, देखो a1 और a0 कांस्टेंट है यहां पर, है ना भाई। पीछे जो मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है पॉलिनोमियल की, यहां पर an माइनस वन, an माइनस टू, a3, a2, a1, दीज ऑल आर कांस्टेंट, दीज ऑल आर कांस्टेंट, है ना। तो वेरिएबल कौन है, सिर्फ x है, ये x वेरिएबल है। अब देखो जरा यहां पर, अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी यहां पर, तो यहां पर डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 1, है ना, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको कहते हैं हम लीनियर फंक्शन। क्या कहते हैं उनको हम, है ना। वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है उनको हम कहेंगे लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। अब देखिए लीनियर फंक्शन, तो वो सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है वो क्या कहलाएंगे बेटा, लीनियर फंक्शन। क्या बात समझ में आ गई आपके। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है मुझे इसका, तो बताओ कौन डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट और एफ एक्स डिपेंडेंट। तो देखिए जरा यहां पर, अब मैं अगर यहां पर देखूं, अगर मैं यहां पर देखूं, मैं यहां पर तो पुट कर रहा हूं एक्स, और यहां पर मैं पुट कर रहा हूं बेटे एफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए चेक किया करो कि x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है। तो जरा पुट करो यहां पर x बराबर 0, x बराबर 0 जरा यहां पर पुट करो, बताओ फंक्शन का वैल्यू यहां पर कितना आ रहा है, f ऑफ x बराबर, देखो x की वैल्यू जब 0 पुट कर दो तो सिर्फ a0 बचेगा ना, कितना बचेगा बेटा, a0 बचेगा, ठीक है। तो तुमने इस फंक्शन को ड्रॉ करना शुरू किया, तुमने देखो ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है फंक्शन की, क्या लिखी हुई है, और यहां पर मैं इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को ग्राफ पर दिखाना चाहता हूं। क्या पे दिखाना चाहता हूं बेटा, मैं इसको ग्राफ पर दिखाना चाहता हूं। अब देखो मैं ग्राफ पर कैसे दिखाऊंगा, x बराबर 0 पर ये क्या हो गया, a0, है ना, x बराबर 0 पर, सही है। अगर मैं बच्चों x बराबर 1 पुट कर दूं, क्या 1 पुट कर दूं, तो बताओ जब इस फंक्शन में, देखो ये तुम्हारे पास फंक्शन, तो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन होना जरूरी है ना वेरिएबल्स के बीच में, अरे तभी तो ग्राफ बना पाओगे। तो देखो अब जरा यहां पर x बराबर 1 पुट करो, तो बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी बनेगी, आउटपुट कितना मिलेगा, a1 प्लस, अरे x बराबर 1 पुट कर दो, तो जब x बराबर 1 पुट करोगे तो ये क्या, तो ये क्या मिल जाएगा, f ऑफ x बराबर, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, f ऑफ x बराबर a1 प्लस, की लाइन कहां गई, कैसी लाइन हो गई है, देखिए क्या हो जाता है, देखिए देखिए ये x है और ये क्या चीज है बेटा, f ऑफ x। तो x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी थी बेटा इसकी, a0, और x बराबर 1 पर कितनी हो जाएगी बेटा, a1 प्लस ए, तो a1 मतलब a0 में a1 ऐड करना है तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा ना, तो मैंने इसको कह दिया a1 प्लस a0। अच्छा अब देखो एक ये है और ये, तो इसका कोऑर्डिनेट कहां, ये यहां पर आएगा ना इसका कोऑर्डिनेट, है ना। अगर मैं x बराबर 2 पुट करूं बेटा यहां पर, तो f ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, 2a1 प्लस, मतलब इसमें a1 और ऐड कर दो, तो 2a1 प्लस a0, तो इसका कोऑर्डिनेट देखो x बराबर 2 यहां कहीं पर आ जाएगा ना, तो इसका कोऑर्डिनेट कहां जाएगा बेटे, यहां पर ना, इसका जो कोऑर्डिनेट कहां पर आ जाएगा, चाय पियोगे बच्चों, है ना, इसका जो है कोऑर्डिनेट यहां पर आ जाएगा बेटे, ठीक है ना। अब देखिए तो ऐसे करके तुम जब 3 पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3a1 प्लस a0, है ना, तो ये यहां कहीं पर आ गया, क्लियर है कि नहीं, 3 करके ये यहां कहीं पर आ गया। तो तुमको जब इसमें ग्राफ खींचना है तो इन सारे पॉइंट्स को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, देखो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ये इसका। अब मुझे एक बात बताओ, इस फंक्शन की वैल्यू 0 कहां पर बनेगी, अरे कहीं तो बनेगी, कुछ ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा कि इस पूरे की वैल्यू माइनस a0 हो जाए, है ना, तभी इसकी वैल्यू 0 बनेगी, है क्या नहीं। तो माइनस, अगर इस पूरे की वैल्यू माइनस a0 हो जाएगी इधर कहीं, तभी तो माइनस a0 प्लस का a0 मिलकर के 0 देगा, भाई सोचने वाली बात है ना। तभी तो फंक्शन की वैल्यू क्या नाम है, माइनस a0 प्लस a0 मिलकर के 0 देगा क्या नहीं देगा, तभी, है ना बच्चों। तो माइनस a0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 बनेगी, है क्या नहीं, ठीक है। चलिए खैर, अब देखो क्या ये बात हमारे समझ में आती है। अब देखिए सुनिए जरा,
देखिए एक बात कोर्स समझिए जरा इसमें, यहां पर जो ये a1 है, a1 कहलाता है स्लोप ऑफ द लीनियर फंक्शन। क्या कहलाता है बेटे, है ना, स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या कहलाता है बेटे ये, है ना। तो a1 क्या चीज है तुम्हारे पास बेटे, यहां पर a1 इज, हालांकि मैं स्लोप पर एक प्रॉपर लेक्चर लूंगा तुम्हारा, एवरेज रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ चेंज, इन सब पर मैं तुम्हारा प्रॉपर एक लेक्चर लूंगा, ठीक है कि नहीं। ये सब तुम्हें समझाऊंगा। क्या हो गया तुम्हारा, a1 इज स्लोप ऑफ ग्राफ, a1 इज स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप को लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे स्लोप को बेटा, अभी अभी फिलहाल के लिए समझ लो, मैं रेट ऑफ चेंज पर पूरा लेक्चर लूंगा तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, सब समझाऊंगा तुम्हें इसमें। कब, जब डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा तब, है ना, जब मैं डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो स्लोप बराबर, फिलहाल के लिए समझ लेते हैं, स्लोप बराबर होता है y फाइनल माइनस y इनिशियल। तो y फाइनल माइनस y इनिशियल कौन है ऊपर, आउटपुट्स। कौन है ऊपर बेटे, आउटपुट्स, और नीचे x फाइनल माइनस x इनिशियल, है ना। ये स्लोप होता है तुम्हारा, है ना। तो देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप है, x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप है। तो जरा बताओ मुझे, अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहां पर, y बराबर 4x माइनस 2, क्या इसका ग्राफ खींच के दिखा सकते हो मुझे आप, कैसे करके, क्या आएगा इसका ग्राफ खींचो, है ना। तो देखो जरा यहां पर, पहले तुम्हें कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट, यहां पर इकराम, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। तो x को यहां रखेंगे, y को यहां रखेंगे। तो सबसे पहले चेक किया करो x बराबर 0 पर आउटपुट कितना हो रहा है, ग्राफ वहां से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा, x बराबर 0 पर जो भी आउटपुट हो रहा होगा ग्राफ वहीं से शुरू होगा। तो x बराबर 0 पर आउटपुट कितना हो रहा है, -2, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, है ना। देखिए ग्राफ -2 से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, -2 से शुरू होगा, है ना। और कैसा ग्राफ होगा ये, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होगा, क्यों, है ना, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। कैसा है बेटे, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है ना। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो इसको ऐसे करके खींच दो, है क्या नहीं। लेकिन एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट कितना होगा, इस वाले पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट बताओ जरा मुझे, है बेटा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये इस वाले पॉइंट पर आउटपुट का वैल्यू कितना है इकराम, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाला पॉइंट कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। और आउटपुट तुम्हारे क्या नाम है, सारे के सारे कहां हैं, वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां पर आउटपुट तुम्हारा, इस वाले पॉइंट पर आउटपुट कितना होना चाहिए, 0। तो y 0 किस पॉइंट पर हो रहा है, x की, y को 0 रखो, 4x माइनस 2, तो 4x बराबर 2, तो x बराबर 1/2, तो 1/2 पर y 0 हो रहा है, तो मतलब ये वाली वैल्यू होगी तुम्हारी 1/2। नहीं आई बात समझ में, आगे बात समझ में क्या नहीं। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी बेटे, 1/2 होगी ये वैल्यू तुम्हारी, क्योंकि देखो अब यहां पर जरा, यहां पर x की जगह पे 1/2 पुट करके देखो, y 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1/2 पुट करोगे तो 2 से 4 को काटोगे, 2 - 2, तो y 0 बनेगा क्या नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का ना। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए, जैसे जैसे y बराबर 2x + 9, जरा बताइए यहां पर ग्राफ क्या नाम है, प्लॉट करके दिखाइए। बताइए जरा यहां पर ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए इसका। नाइन से स्टार्ट होगा, ऐसे का 0 कहां बनेगा ये तो बताओ। हाँ पूरा बिल्कुल पीछे तक क्या नाम है ग्राफ प्लॉट करके देखो। इसमें इसमें क्या करेंगे, पहले पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट, -9/2 पे 0 बनेगा, बिल्कुल सही है, और क्या, है ना। देखिए y को 0 डाल के देखो यहां पर, तो 0 बराबर 2x + 9, है ना। तो 2x बराबर -9, तो x बराबर -9/2, मतलब 4.5, 4.5
-4.5 पर ये 0 बनेगा। क्लियर है क्या नहीं? तो देखिए, और x बराबर 0 पर ग्राफ कितना है बेटा? 9। कितना है बेटे? तो देखिए जरा यहां पर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा। तो यहां पर बेटा कितना है? 9 है ना, ये y है और ये x है, और यहां पर बेटा कितना है? -4.5। क्लियर है क्या नहीं? क्या बात समझ में आती है? अब देखिए, ये तो ये बात हो गई, ये तो तुमको इक्वेशन दे रखी और तुमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। कई बार ऐसा होगा, ग्राफ दे रखा होगा, तुम्हें इक्वेशन बनानी होगी। ग्राफ दे रखा होगा, तुम्हें इक्वेशन बनानी होगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, मैं एक ग्राफ बनाता हूं यहां पर, और मैं ग्राफ बना करके तुमसे पूछूं, अगर ये y है और ये x है, अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं इसको प्लॉट करूंगी, ठीक है ना, मैं इसको प्लॉट करूं, अगर ये मेरा 0 है और ये पॉइंट मेरा, मैं मान लेता हूं कि 3 है, या चलिए 4 ले लेता हूं, कुछ ऐसा ले लेता हूं कि आसानी से, ज्यादा पॉइंट ना, 4 ले लूं, और इसको मैं बेटे आपका 8 ले लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं चलिए 16। सही है ना? ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। इन दोनों लाइंस का इक्वेशन लिख के दिखाइए मुझे, इन दोनों लाइंस का। तो सुनिए, अगर कोई ग्राफ दे रखा होगा तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अगर मान लेते हैं, मैं अगर यहां पर मैं कोई एक लाइन उठा लेता हूं, चलिए मैंने माना कि ये लाइन उठा ली, मैंने ये वाली लाइन उठा ली मैंने, ठीक है ना, और मैंने माना कि ये 0 था और ये 4 था और ये 16 था, मैंने ये मान लिया, है ना। देखो बेटा, ये y है और ये x है, मुझे इस वाले ग्राफ का इक्वेशन लिखना था। तो जब भी तुमसे इक्वेशन लिखवाए तो पहली फुर्सत में y डिपेंडेंट वेरिएबल बराबर इंडिपेंडेंट, ये चीज पहले लिख लो। क्या लिख लो? ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किसका मल्टीप्लाई होता है? स्लोप का। अरे फंक्शन तुम्हारा क्या था भैया वहां पर? लीनियर फंक्शन a1x प्लस a0, a1x प्लस a0, यही था ना फंक्शन तुम्हारा। तो देखो a1 मैंने क्या बताया था? उसका स्लोप होता है। a1 मैंने क्या बताया था बेटे? उसका स्लोप होता है। तो ये a1x प्लस का a0 हो गया। अरे यही हो गया ना भैया, a1 क्या चीज है? स्लोप। तो x में मल्टीप्लाई किसका है? स्लोप का। और स्लोप का फॉर्मूला मैंने भी तुम्हें क्या बताया बेटा? स्लोप बराबर y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही होता है ना बेटा। ठीक है, अब जरा यहां पर देखते हैं, जरा यहां पर बताओ x इनिशियल कौन है? x इनिशियल कौन है? ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? x बराबर 0 से शुरू हो रहा है ना। तो 16 किसकी वैल्यू है? आउटपुट की। तो 16 आउटपुट कितने इनपुट पर है? 0 इनपुट पर। 0 इनपुट पर ही तो 16 आउटपुट है ना। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बताइए जरा। तो इनपुट, इनिशियल इनपुट कितना है? x इनिशियल 0। इनिशियल आउटपुट कितना है? 16। फाइनल इनपुट कितना है? 4। और फाइनल आउटपुट कितना है? बताओ। यहां पर y की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? क्यों? क्योंकि सर y एक्सिस पर x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अरे भैया देखो यहां पर देखो 0 पर 16, थोड़ा आगे बढ़े कम हो गया, थोड़ा और आगे बढ़े और कम, थोड़ा और आगे बढ़े और कम, और यहां आगे तो 0 हो गया। है क्या नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपकी? क्लियर है क्या नहीं? तो y फाइनल कितना है बेटे? यहां पर 0। तो जरा यहां पर बताओ स्लोप कितना बनेगा? y फाइनल माइनस y इनिशियल, तो 0 माइनस 16, 0 माइनस 16 अपॉन 4 माइनस 0 बराबर -4 बराबर माइनस, तो स्लोप कितनी आ गई? माइनस का 4, है ना। और स्लोप का मल्टीप्लाई, और देखो स्लोप तो माइनस की आएगी ही, जब मैं आपको रेट ऑफ चेंज पढ़ाऊंगा तब आप देखेंगे यहां पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो जब ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो नेगेटिव स्लोप ही होती है ना। बस समझाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे तो मैं जब वहां पर पढ़ाएंगे तो ठीक है। तो देखो, तो माइनस का 4 यहां पर स्लोप आ गई। तो स्लोप का मल्टीप्लाई कहां करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, है ना। तो देखो ये तुमने इस ग्राफ से ये इक्वेशन लिख दी, जरा इसे चेक करते हैं ये सही है क्या नहीं। मुझे एक बात बताओ, x बराबर 0 पर y कितना होना चाहिए? 16। क्या x बराबर 0 पर y 16 है? भैया इसी ग्राफ की तो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है तुमने, तो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस ग्राफ को। तो x बराबर 0 पर y कितना होना चाहिए? और x बराबर 0 पर क्या y 16 है? ये तो नहीं है, तो 0 है। तो 16 कैसे बनेगा? तो प्लस का 16 ऐड कर दो, प्लस का 16
अब चेक करो, x बराबर 0 पर y 16 हो जाए तो 16 है, और यहां पर 4 था। अब बताओ जरा, x बराबर 4 पर y कितना होना चाहिए? तो x बराबर 4 रखो, तो -16 + 16 y 0 बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में, है ना? x बराबर 4 पर देखो y कितना होना चाहिए? 0। जब x की वैल्यू 4 रखूंगा तो -16 + 16 तो y 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो बिल्कुल ये ग्राफ की इक्वेशन हो गई। इस ग्राफ की ये इक्वेशन बना दी तुमने। अब मुझे जरा इन दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख के दिखाओ इधर, जो मैंने इधर दोनों लाइंस लिखी हैं। इस लाइन की लिखो, फिर इस लाइन की लिखो, दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख के दिखाओ। दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख के दिखाओ जरा मुझे। दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख के दिखाओ जरा मुझे यहाँ पर। पहली लाइन की 4x + 16, मार खाएगा क्या? पहली लाइन की 4x + 16 कहां से आ जाएगी? इंटरसेप्ट है उसमें जी, जो a0 होता है ना, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कह, ये इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस पर, कि ग्राफ कहां से कट कर रहा है। देखो जरा, पहली लाइन की इक्वेशन लिखो जरा, पहली फुर्सत में y बराबर x लिखो। y बराबर, इसका स्लोप कितना आएगा बताओ जरा, पहली लाइन का स्लोप। x इनिशियल कितना है यहां पर? बताओ बेटा, साहिल साहिल बताओ जरा x इनिशियल कितना है यहां पर? 0। और बताओ जरा यहां पर y इनिशियल। भाई एक बात बताओ, y इनिशियल भी 0 होगा? क्यों भाई? ग्राफ की लाइन जहां पे कट करेगी वही होगा ना। तो ग्राफ की लाइन तो यहां पे कट कर रही है, x इनिशियल भी 0, y इनिशियल भी 0, दोनों 0 बनेंगे यहां पर, है ना? चलिए x फाइनल बताओ जरा। आप इस वाली लाइन का इक्वेशन देख रहे हैं, इस वाली लाइन का, है ना? तो बताओ, पहली लाइन का इक्वेशन देख रहे हैं, तो इसके लिए x फाइनल 4, और जरा y फाइनल बताओ इसके लिए 16। तो जरा कितना आ जाएगा बेटा? 4x हो जाएगा। जरा वेरीफाई करो इसको। x बराबर 0 पर y 0 होना चाहिए, 0 है। x बराबर 4 पर y 16 होना चाहिए, 16 है। तो पहली लाइन की इक्वेशन बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो इसमें क्या, ये ग्राफ y एक्सिस को 0 पे ही तो कट कर रहा है, तो y एक्सिस इंटरसेप्ट 0 ही तो होना चाहिए इसमें। अरे ये जो देखो, ये जो होता है ना, ये प्लस का a0, ये प्लस का a0 कहलाता है y एक्सिस इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है? y एक्सिस इंटरसेप्ट। मतलब ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? अगर ये +4 हो रहा था तो +4 पे कट कर रहा होता है, -4 होता है तो माइनस। जरा सेकंड लाइन की इक्वेशन लिख के दिखाओ, जरा सेकंड लाइन की इक्वेशन लिख के दिखाओ, जरा सेकंड लाइन की इक्वेशन लिख के दिखाओ, जरा सेकंड लाइन की इक्वेशन लिख के दिखाओ बेटा। -4x + 32 बिल्कुल सही है ना? देखो जरा, देखो जरा, सेकंड लाइन का स्लोप कितना आएगा बताओ साहिल। देखो कैसे निकालोगे स्लोप बेटा? अभी देखो तुम थोड़ा थोड़ा, अब मुझे बताओ इसका स्लोप। देखो वैसे तो इसका स्लोप मुझे देखने में लग रहा है भैया, इसका +4 है, इसका -4 हो जाएगा, सेम इंटरवल है ना, है ना? क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है इधर, ये ऑब्ट्यूज। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं। एक्स इनिशियल बताओ जरा सेकंड लाइन के लिए, 4। कितना बेटा? 4। वाई इनिशियल बताओ जरा इसके लिए, 16, है ना? एक्स फाइनल बताओ जरा इसके लिए, 8। और वाई फाइनल बताओ जरा इसके लिए, 0, है ना? देखो भैया, ये ग्राफ यहां तक आ गया ना, तो वाई एक्सिस के लिए 0 ही तो हो जाएगा ना। ग्राफ नहीं आती है बात समझ में? आती है ना? बताओ जरा इसका स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, 16 मतलब 0 - 16 अपॉन 8 - 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा ना। तो देखो y बराबर x रखो पहले, तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब चेक करो जरा, x बराबर 8 पर y कितना होना चाहिए? 0। x बराबर 8 पर क्या y 0 है? माइनस का 32 है, तो क्या करो, इसमें प्लस के 32 और ऐड कर दो। ये इक्वेशन बन गई इसकी। क्लियर है क्या नहीं? ये दोनों लाइंस की इक्वेशन हो गई, यहां पर दोनों लाइंस की यहां पर इक्वेशन हो गई। क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती है ना? ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से यार ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन तो तुम्हारे समझ में आए होंगे। स्ट्रेट लाइन फंक्शन तो तुम्हारे समझ, अब तो तुम ये ऐसे देखो, ग्राफ से इक्वेशन भी लिख दोगे और इक्वेशन से ग्राफ भी लिख दोगे, बना दोगे, है क्या नहीं? ये कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ठीक है ना? क्वाड्रेटिक किसी और क्लास पे डिस्कस करेंगे, बच्चे आ गए उधर, ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक किसी और क्लास में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा, चलिए।